लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी को गैर मामूली वाक़या करार दिया। कहा, फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसीलिए फौजी तहवील में लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, यह फौज का अंदरूनी इंज़बाती मामला है, मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत के इल्म में था। और सेनेटर फैसल वाबडा ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं, ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा, इंसाफ होगा तो इस्तेहकाम आएगा, दुआ है कि मुल्क में एहतसाब हो लेकिन एहतसाब सिलेक्टिव ना हो। शाजिब साहब, हामिद मीर साहब ने काफ़ी अहम मालूमात सामने रखी है। एक तरफ तो वो वाक़यात हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद क्या वो कोई सियासी मदाखलत कर रहे थे या आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। एक तरफ वो मालूमात है जब वो हाजिर सर्विस थे उस वक्त उनकी तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे थे। तो आपकी क्या तवक्को है कि मुकम्मल तौर पर इसकी इंक्वायरी हो सकती है या तमाम जो उनके इकदाम हैं उसी की वजह से ये बात यहाँ तक पहुँची कि उनको तहवील में लिया गया और उनके खिलाफ इस हद तक संगीन सतह पर इंक्वायरी की गई है? देखिए, जो बात बता रहे हैं हामिद मीर साहब, और जो 2 साल का दायरा है, अभी 2 साल इनकी रिटायरमेंट को नहीं हुए थे और उस दौरान इन्होंने सारा के सारे काम किए हैं, वो तो जाहिर है अब बहुत सारे सवालात उठा देते हैं। और अब अहम बात यह है कि फिर अगर तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात में बहुत सारे सबूत सामने आए हैं और अगर 9 मई के वाकयात से लेकर दीगर वाकयात के हवाले से भी आए हैं, तो क्या वो सिर्फ जनरल फैज हमीद के हवाले से हैं या उनको तहवील में लेने के बाद जनरल फैज हमीद किनके साथ राब्ते में थे उस हवाले से भी होगा, या क्या वो कर रहे थे या क्या प्लान कर रहे थे। अब तो बात कितनी आगे बढ़ सकती है ये देखना पड़ेगा। लॉबिंग करना, आर्मी चीफ बनने के लिए लॉबिंग करना, ओहदे पर होते हुए, वो बातें एक तरफ, मगर दूसरी तरफ अगर ये ओहदे से रिटायर होने के बाद भी, क्योंकि ज़ाहिर है 9 मई के वाक़े को या दीगर वाकयात को फौज तो इस तरीके से लेती है कि जी बगावत की कोशिश की गई थी, तो अगर इस किस्म के कोई सबूत हैं, अगर हैं, तो ये क्या सिर्फ फैज हमीद तक महदूद है या आगे तक जाते हैं, किस किस की इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। ये तो बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन होगी कि इन सारे के सारे मामलात का पता चले और अवाम के सामने रखा जाए। जनरल फैज हमीद 2017 का वाकया है, जब हम हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, कबर मुइज़ का जो इल्जाम है, 2017 में ये खबरें भी आई थी कि उस वक्त इनके इख्तलाफात भी उस वक्त की वजारत दाखिला से हो गए थे। कैसे बगैर बताए रेंजर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा मारकर चीजें ले ली, अगवा कर लिया, ये सारे के सारे वाकयात कैसे हो गए। मगर उसके बावजूद जनरल फैज हमीद बचते रहे, तरक्कियां पाते रहे, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते रहे, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करते रहे, लेफ्टिनेंट जनरल बने, DGISI बने, DGISI के ओहदे से हटे तो कोर कमांडर बने, उन्हें जितने आला एजाज थे वो सारे मिलते रहे, हालांकि इल्जामात सामने आते रहे मगर वो तरक्की करते रहे। अब अगर इल्जामात में एक सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी जब कराई गई कि वज़ारत दिफा इस मामले को देखेगी और एक प्रेस रिलीज आई थी कि जिस मामले पर तहकीकात हो रही है पाक फौज की तरफ से, तो एक तो हाउसिंग सोसाइटी का मामला और दूसरा रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मामला, तो खिलाफ वर्जी में सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ वर्जियां पाई गई हैं या फिर उनसे मुंसलिक या उनसे इन कॉन्टैक्ट जो लोग थे वो उनके खिलाफ भी कुछ होगा। ये अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि कुछ तफसीलात सामने आएंगे नहीं। शाहज़ेब खानज़ादा तफसील बता रहे हैं। DGISI के बाद कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, उन्हें उसके बाद कोर कमांडर बहावलपुर लगाया गया और उसके बाद ये खबर आई थी 26 नवंबर को कि वो कबल अज़ वक्त रिटायर होने का फैसला कर चुके हैं। फिर उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले भी ली और हाउसिंग सोसाइटी का मामला अदालत तक पहुँचा, जिसके बाद आज सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आर्मी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ एक संगीन इंक्वायरी की गई है। ये कहा गया है ISPR की तरफ से कि मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त शहजाद इकबाल, हामिद मीर, शाहज़ेब खानज़ादा जियो न्यूज़ की इस नशरियात में मौजूद हैं। शहजाद साहब, इस तरह जो मालूमात सामने आ रही है और हामिद मीर साहब ने भी कुछ वाक़यात का जिक्र किया,
ये तो बहुत से वाक़यात से वाज़े था कि उनकी ज़्यादा कुर्बत तहरीक इंसाफ के अफराद से है। इसकी वजह एक ये भी है कि जिस वक्त उनकी रिटायरमेंट के बाद एक वीडियो पैगाम सामने आया, एक वीडियो थी जिसमें वो बातचीत कर रहे थे, वहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे जो उनसे ये कह रहे थे कि वो सियासत में शामिल हों और तहरीक इंसाफ में शामिल हों, और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ वो उस तकरीब में मौजूद थे अपने इलाके में। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। जी जुनैद, जब लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद जो है अपनी सर्विस में थे, अपने ओहदे पे थे, तो उस वक्त से ही हमें पता है कि उनके कई अमाल ऐसे थे जो कि उनके ओहदे को ना जेब देते थे बल्कि उनके ओहदे की खिलाफ वर्जी थी। जो सारा 2018 से इलेक्शन से पहले के वाकयात थे उसमें न सिर्फ उनकी इन्वॉल्वमेंट का जिक्र होता था बल्कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है। 2018 के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की जो इत्तेहादी थे पीटीआई के, उनको मैनेज करना हो, कोई बिल पास करवाना हो पार्लियामेंट से, उन सब में उनका जो है जिक्र होता था और वो सब उनके अमाल थे। आपने सुना इमरान खान खुद भी जो है अपने ओहदे से फारिग होने के बाद ये बात करते थे कि हमें तो बाकायदा आईएसआई एजेंसीज मदद करती थी जब हमें कुछ मसला होता था इत्तेहादियों की तरफ से, कोई बिल में हमें पता होता था कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है। आपने सेनेट में देखा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो किस तरीके से उसको डिफीट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उस वक्त नंबर नहीं थे लेकिन फिर भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई। तो उस वक्त हमें पता है, हम मीडिया में थे, हमेशा ये नाम आता था कि एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है। एजेंसी के सरबरा उस वक्त जो है फैज हमीद साहब थे। लेकिन अभी जो मामला है, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें ऐसा लगता है कि जब वो अपने ओहदे पे थे और जब उसकी वायलेशन कर रहे थे तो उस केस का किसी का जिक्र नहीं है, और अगर होता तो जाहिर सी बात है फिर वो भी एक सबॉर्डिनेट थे, उनके ऊपर भी आदमी में लोग थे, शायद मामला वहां तक जाता। कोई भी जो अगर उन्होंने इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की थी, एक्टिविटी थी, ऑब्वियसली कोई वो अपने तौर पे तो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं से वो इंस्ट्रक्शंस देते होंगे। तो हो सकता है कि इस वजह से वो मामला अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। जो मामला है टॉप सिटी, उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जाती तौर पे गलत इस्तेमाल किया, जाती फायदा हासिल करने के लिए। उससे इदारे का कोई ताल्लुक नहीं था, यकीनन कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी उनको नहीं मिली होंगी कि आपने ये काम करना है। तो जो कुछ उन्होंने किया अपनी फैमिली के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, बजाय ऐसा लगता है कि किया। एक एलिजेडली करप्शन का मामला है जिसमें वो हाउसिंग सोसाइटी में स्टेक लेना चाहते थे, तो वो उनका इंफरादी अमल है, वो इदारे का अमल नहीं है। उसमें जब आप ट्रेस बैक करेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि उसका इल्जाम किसी और पर आए। पोस्ट रिटायरमेंट भी उन्होंने जो काम किए होंगे, चाहे सियासी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता है, चाहे 25 मई 2022 का धरना हो या उसके बाद के वाकयात हो, वो भी तमाम वाकयात ट्रेस बैक इंस्टीट्यूशन तक नहीं हो सकते या किसी सीनियर ऑफिसर तक नहीं हो सकते। वो उनके अपने ही अमाल होंगे, वो उनके अपने इंफरादी एक्ट होंगे। तो इस वक्त जो प्रेस रिलीज है, ऐसा लगता है कि उसमें वही मामलात हैं जो कि डायरेक्टली उनकी जात से इन्वॉल्व हैं, जहां पे उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, एलिजिडली करप्शन के लिए किया, और पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज थी उनका जिक्र है। वैसे तो हमें पता है, जैसे अभी मीर साहब ने भी जिक्र किया, शाहिद ने भी जिक्र किया कि जब अपने ओहदे पे थे तब भी ऐसा लगता है बजाहिर के कई वायलेशन उन्होंने अपने ओहदे की किए हैं, लेकिन उन मामलात का फिलहाल इस प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है।